स्वीडन देश की राजधानी में तुर्की एम्बेसी के सामने वहां के एक नेता की तरफ से बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में खुलेआम कुरान को जलाया गया है। जैसे ही स्वीडन से जुड़ी ये खबर और इस खबर से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुए, वैसे ही पूरी मुस्लिम दुनिया में बवाल मच गया। स्वीडन से एक बहुत बुरी खबर आ रही है। वहां पर स्वीडन में तुर्किश एम्बेसी के सामने कुरान मजीद जलाया गया, जो कि इस्लाम में सबसे पवित्र किताब है। जी, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि स्वीडन में ये हरकत क्यों की गई और आखिर उनको रोका क्यों नहीं गया। सही बात है, अब ऐसे किसी की पवित्र किताब ऐसे जला दोगे जी, तो उनको रोका क्यों नहीं गया, तो एक वीडियो हम लोग देखते हैं जो उस पूरी मालूमात हमें पता चलेगी कैसे क्या है। आइए देखते हैं कि दरअसल स्वीडन देश की राजधानी में तुर्की एम्बेसी के सामने वहां के एक नेता की तरफ से बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में खुलेआम कुरान को जलाया गया है, यानी वही कुरान के जिसको इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र और सबसे मुकद्दस किताब के तौर पर जाना जाता है। जैसे ही स्वीडन से जुड़ी ये खबर और इस खबर से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुए, वैसे ही पूरी मुस्लिम दुनिया में बवाल मच गया। तुर्की के साथ साथ दुनिया के लगभग सभी देशों ने स्वीडन से जवाब तलब किया। हर जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। हैरानी की बात तो ये है कि स्वीडन देश में इस तरह का इंसिडेंट पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि अगर आप लोग पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बार बार इस तरह की हरकतें स्वीडन में होती ही रहती हैं। और ख़ास तौर से जिस इंसान ने ये कुरान जलाया है, यही इंसान पहले भी ये काम करता आया है। मगर दोस्तों, स्वीडन के केस में सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि जब भी कुरान जलाने से रिलेटेड कोई वीडियो या फोटोज़ वायरल होते हैं तो हमेशा आप लोग नोटिस करेंगे कि इस इंसान के चारों तरफ आम पब्लिक के साथ साथ वहाँ की पुलिस भी नज़र आती है। इस बार तो जो वीडियो आया है उसमें बहुत सारी पुलिस नज़र आ रही है, और यही वो चीज़ थी कि जिसने दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देशों को पागल कर दिया और गुस्से से लाल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि किसी भी देश की पुलिस कोई आम चीज नहीं होती है। जब वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है और उसको रोकने की बजाय उसी का ही प्रोटेक्शन कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसमें वहाँ की गवर्नमेंट भी रजामंद है, यानी गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही ये सब कुछ हो पा रहा है। मगर दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा होगा कि भाई तुर्की और स्वीडन का आपस में क्या लेना देना है, आखिर इनकी आपस में क्या दुश्मनी है, क्या वजह है कि जब स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है तो वो किसी और जगह की बजाय सिर्फ और सिर्फ तुर्की की एम्बेसी के सामने ही जलाया जा रहा है। जबकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी देश की किसी दूसरे देश में जहां पर एम्बेसी होती है वो एरिया तो और भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। वहां पर आपको अक्सर शांति मिलेगी और दूर दूर तक कोई खतरा नहीं मिलेगा। मगर उसके बावजूद भी स्वीडन के इस नेता ने अपनी पूरी रैली के साथ तुर्की की एम्बेसी के सामने जाकर उस वक्त कुरान जलाया कि जब बाकायदा वहां पर स्वीडन की पुलिस भी मौजूद थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस खबर के बारे में नहीं बल्कि इस खबर के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं और कुछ उन राजों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद तुर्की के साथ साथ बाकी मुस्लिम देशों का इस पर क्या रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको इस पूरे मैटर को समझने के लिए एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन के वॉर की तरफ चलना होगा। आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू होने वाली जंग के पीछे जो बहुत सारी वजह थी, उनमें सबसे बड़ी वजह कुछ और नहीं बल्कि नेटो था। क्योंकि जहां एक तरफ यूक्रेन ने ये जिद पकड़ रखी थी कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया उसे लगातार धमकियां दे रहा था कि अगर उसने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। और यकीनी तौर पर जैसे ही यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और इस तरह से एक ऐसी खतरनाक जंग का आगाज हुआ कि जिसके खत्म होने का इंतजार अभी भी हमारी दुनिया बड़ी बेसब्री के साथ कर रही है। दोस्तों, नेटो एक ऐसा ग्रुप या फिर ये कहिए कि एक ऐसा गठबंधन है कि जिसमें इस वक्त हमारी दुनिया के 30 देश शामिल हैं। वैसे तो नेटो के बहुत सारे फायदे और कायदे कानून हैं, मगर जो इसका मेन नियम है वो दरअसल ये है कि अगर कोई भी देश किसी ऐसे देश पर अटैक करता है यानी हमला करता है कि जो नेटो का मेंबर है, तो वो एक देश पर अटैक बाकी सभी नेटो देशों पर अटैक माना जाएगा, मतलब पूरे नेटो ग्रुप पर ही अटैक माना जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये समझिए कि अगर फ्रांस नेटो का मेंबर है, फ्रांस के ऊपर उसके किसी दुश्मन कंट्री ने हमला किया, तो ये हमला सिर्फ फ्रांस के ऊपर नहीं माना जाएगा बल्कि उन बाकी 29 कंट्रीज पर भी हमला माना जाएगा कि जो नेटो की मेंबर हैं। और इस तरह से फ्रांस को बचाने के लिए बाकी सारी कंट्री मिलकर फ्रांस के साथ उस अकेले देश से युद्ध करेंगी। बेसिकली नेटो नाम का ये ग्रुप ऐतिहासिक तौर पर उस दौर में बनाया गया था कि जब हमारी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ताकतवर नहीं हुआ करता
था, बल्कि अमेरिका के साथ साथ USSR भी ताकतवर हुआ करता था और दुनिया में इस बात की जंग चल रही थी कि आखिर असली सुपर पावर कौन है। जैसे जैसे उस दौर में USSR यानी आज का रशिया बड़ी तेजी के साथ यूरोप के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को अपने कंट्रोल में लेता जा रहा था और अपने ही देश में मिलाता जा रहा था, वैसे वैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। इसीलिए ये ग्रुप बनाया गया था ताकि मिलकर एक साथ USSR यानी दुनिया की एक बड़ी ताकत का मुकाबला किया जा सके। मगर दोस्तों फिर अचानक से सन 1991 के करीब में USSR हमारी इस दुनिया से गायब हो गया, यानी खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली रशिया ने, जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का नेटो नाम का वो ग्रुप के जो उसने बहुत सारे देशों को मिलाकर USSR से मुकाबला करने के लिए बनाया था, अब उसका इस्तेमाल भी USSR की जगह जन्म लेने वाले रशिया के खिलाफ होने लगा और इस तरह से अब रशिया वर्सेस नेटो शुरू हो गई। मगर दोस्तों रशिया के लिए परेशानी की बात ये थी कि जिस दौर में नेटो बना था उस दौर में तो इसके बहुत कम मेंबर हुआ करते थे और इसी वजह से वर्ल्ड मैप के हिसाब से नेटो रशिया से बहुत दूर था, यानी रशिया और नेटो के बीच में कई देश हुआ करते थे। मगर बाद में धीरे धीरे यूरोप के बाकी बचे हुए देशों ने भी नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि एक वक्त में नेटो रशिया के बिल्कुल करीब पहुंच गया और हद तो तब हो गई कि जब उस यूक्रेन देश ने भी नेटो को ज्वाइन करने की जिद शुरू कर दी कि जो खुद रशिया के बॉर्डर पर मौजूद था। अब जाहिर है रशिया को पता था कि अगर यूक्रेन ने भी नेटो को ज्वाइन कर लिया तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए दूसरी तरफ रशिया ने भी जिद पकड़ ली कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यूक्रेन को तो नेटो को ज्वाइन नहीं करने दूंगा और इसी जिद की वजह से दोनों के बीच जंग शुरू हुई। मगर दोस्तों पिछले साल जिस वक्त इन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई थी और एक खतरनाक मोड़ पर यह जंग लड़ी जा रही थी, उस वक्त यूरोप में दो और भी ऐसे देश थे कि जो हद से ज्यादा परेशान थे और वो दोनों देश कोई और नहीं बल्कि स्वीडन और फिनलैंड थे। ये दरअसल नॉर्थ यूरोप में मौजूद दो ऐसे देश हैं कि जो यूक्रेन की तरह रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन्होंने जब देखा कि रशिया यूक्रेन का क्या हाल कर रहा है तो इन्होंने फौरन चुपके से कोशिश की कि किसी तरह से वो लोग नेटो को ज्वाइन कर लें। मगर जैसे ही पुतिन भाई को इस बात की खबर मिली तो पुतिन भाई ने यूक्रेन की तरह इन दोनों को भी धमकाना शुरू कर दिया। रशिया की धमकियों के बावजूद भी ये दोनों देश नेटो ज्वाइन करने के लिए फाइनली पहुंच ही गए। वो इसलिए क्योंकि इनको पता था कि रशिया इस वक्त कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। मगर दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के साथ बिल्कुल आखिरी मोड़ पर यानी जब वो नेटो ज्वाइन करने ही वाले थे तो उनके साथ वो हुआ कि जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल तुर्की नाम का देश उनके और नेटो के बीच में हमेशा हमेशा के लिए दीवार बनकर खड़ा हो गया और वो काम के जो रशिया करना चाहता था और रशिया की ख्वाहिश थी वो दरअसल तुर्की ने कर दिखाया। मगर दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की ने इन दोनों देशों को नेटो ज्वाइन करने से क्यों रोका और कैसे रोका और तुर्की के पास इतनी शक्ति आई कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल नेटो का ये रूल है कि जब भी कोई नया देश इसको ज्वाइन करना चाहता है या करता है तो नेटो के ऑलरेडी जितने मेंबर होते हैं उन सब की सहमति जरूर चाहिए होती है। यानी अगर एक नया देश नेटो में शामिल होना चाहता है और नेटो के ऑलरेडी 30 मेंबर हैं तो जब तक नेटो के 30 देश इस बात की हामी नहीं भर देते हैं कि इस नए देश को नेटो में एंट्री देना चाहिए या नहीं, तब तक उस देश को एंट्री नहीं मिल सकती है। अगर एक भी देश इस बात से मुकर गया कि भाई मैं इस नए देश को नेटो में नहीं आने दूंगा तो उसको नेटो में नहीं आने दिया जाएगा। और तुर्की ऑलरेडी नेटो का एक मेंबर है। तुर्की ने तो 8 से लगभग 70 साल पहले यानी 1952 में ही नेटो को ज्वाइन कर लिया था। लगभग 1 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है और स्वीडन और फिनलैंड लाख कोशिशें कर चुके हैं, मगर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुर्की स्वीडन और फिनलैंड की नेटो के अंदर एंट्री रोका हुआ है। अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन देशों की तरफ से बार बार बहुत सारा दबाव बनाया गया, तुर्की को किसी तरह से समझाने की कोशिश की गई, मगर तुर्की ने कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरी और इस तरह से चाहकर भी फिनलैंड और स्वीडन कभी भी नेटो को ज्वाइन ना कर सके। मगर दोस्तों अब सवाल ये भी है कि आखिर तुर्की का पर्सनली स्वीडन से क्या पंगा है? आखिर तुर्की को इस बात से क्या दिक्कत है कि अगर स्वीडन को पुतिन भाई के खतरे से नेटो में पनाह मिल जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि स्वीडन और तुर्की आपस में पुराने दुश्मन माने जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि तुर्की देश सीरिया के इलाके में जिन कुर्दों से लड़ता है, स्वीडन देश उन कुर्दों का बड़ा सपोर्टर माना जाता है। इतना ही नहीं, तुर्की के मुताबिक तुर्की से बचकर बहुत सारे कुर्द लोग स्वीडन पहुंचते हैं और स्वीडन बकायदा उनको न सिर्फ पनाह देता है बल्कि तुर्की के खिलाफ उनकी तरफ से चलाए जाने वाले मिशंस में उनकी मदद भी करता है। और यही चीज तुर्की और स्वीडन के बीच पिछले एक लंबे वक्त से चली आ रही बड़ी और कड़ी दुश्मनी की वजह है। इसके अलावा तुर्की के ऊपर वेपन्स खरीदने और बेचने से रिलेटेड कुछ ऐसे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं जिनमें स्वीडन का बड़ा हाथ माना जाता है। यही वजह है कि पिछले 1 साल से लगातार जब
जब स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की को मनाने की कोशिश करते हैं, तब तुर्की देश अपनी वही मांगे दोहरा देता है और वो यही कहता है कि सबसे पहले तो कुर्दों को सपोर्ट करना बंद कीजिए और उसके बाद उन सारी सेक्शंस को हटाने में भी मदद कीजिए कि जो सैंक्शंस तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि दोस्तों, बहुत सारी मेहनत और मशक्कत के बाद और अमेरिकी और यूरोपियन दबाव के बाद स्वीडन देश तुर्की को मनाने में कुछ कामयाब भी हो रहा था। यही वजह थी कि इसी महीने की ही 27 तारीख को स्वीडन के रक्षा मंत्री तुर्की का दौरा करने वाले थे, जिसमें नेटो की ज्वाइनिंग को लेकर बहुत सारा डिस्कशन होना था। मगर जैसे ही कुरान जलाने वाली ये खबर बाहर निकल कर आई और जैसे ही इस तरह की वीडियोस वायरल हुई, तो सबसे पहले तुर्की की तरफ से यही एक्शन लिया गया और 27 तारीख को होने वाली उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया और स्वीडन के रक्षा मंत्री को आने से भी मना कर दिया गया। वैसे तो दोस्तों, स्वीडन में पिछले कई महीनों से ही लगातार तुर्की के खिलाफ इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था कि आखिर तुर्की हम लोगों को नेटो में एंट्री क्यों नहीं करने दे रहा है। और इस प्रोटेस्ट में कभी तो वहाँ के प्रेसिडेंट यानी रजब तैयब अर्दोगान का पुतला जलाया जाता था, कभी तुर्की का झंडा जलाया जाता था। मगर ये पहली बार हो रहा था कि जब इस प्रोटेस्ट में कुरान की कॉपी को ही जला दिया गया, जबकि हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट का पुतला जलाना तुर्की का विरोध होता है, तुर्की का झंडा जलाना भी तुर्की का ही विरोध होता है, मगर कुरान को जलाना तुर्की का विरोध नहीं होता है, क्योंकि तुर्की तो सिर्फ एक देश है, जबकि कुरान नाम की जो किताब है उसको सिर्फ तुर्की के ही मुसलमान फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि दुनिया के अरबों मुसलमान फॉलो करते हैं। यही वजह है कि तुर्की ने फौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, न सिर्फ कंडेम किया बल्कि साथ ही साथ वहाँ के राजदूत को भी तलब कर लिया। ये बड़ी 27 तारीख को होने वाली रक्षा मंत्री की मीटिंग को भी पूरी तरह से रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, रिएक्शन में अब तुर्की देश में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जिन प्रोटेस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्वीडन के झंडे को जलाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, तुर्की का स्वीडन गवर्नमेंट से ये कहना है कि कुरान तो जलाया ही गया, मगर साथ ही साथ ये आप लोगों की परमिशन के बाद जलाया गया है। यानी सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यही है कि आप लोग इतनी खतरनाक और इतनी घटिया एक्टिविटी की खुद परमिशन दे रहे हैं और आपकी पुलिस के प्रोटेक्शन में ही ये सारा काम हो रहा है। तो इसीलिए अब हम लोगों के बीच मीटिंग होने की कोई वजह ही नहीं बनती है। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर अब तुर्की के अलावा बाकी के सभी मुस्लिम देश भी धीरे धीरे एक्टिव हो गए हैं और बाकी सभी देशों ने भी खुले तौर पर स्वीडन देश से इस मैटर को लेकर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब तक तुर्की के अलावा पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कुवैत, ईरान और कतर जैसे देश भी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और स्वीडन से जवाब तलब कर चुके हैं। इसके अलावा OIC, जो मुस्लिम देशों का एक बड़ा ग्रुप है, उसने भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। अच्छा, तो ये मामला था, इसलिए इन्होंने कुरान जलाया। मतलब इनको ये विरोध तुर्की का कर रहे थे, लेकिन अब तुर्की में क्या है कि 99% मुस्लिम है और अर्दोगान भी मुस्लिम है, तो इसलिए इन्होंने कुरान को जला दिया। ये मामला है। मगर दो देशों की लड़ाई में कोई भी धार्मिक किताब हो, धार्मिक ग्रंथ हो, उसको तो नहीं जलाना चाहिए। बिल्कुल भाई, अब चाहे क्रिश्चियनिटी की बाइबल हो या इस्लाम में कुरान हो या हिंदुइज्म में गीता या वेद वगैरह हो, कोई भी किताब, किसी की भी अगर कोई चीज जलाएंगे तो भाई जो उसके फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया उनको तो तकलीफ पूरी होगी। दुनिया में, हाँ, कहीं भी चलाएंगे और क्या, उनको तो तकलीफ होगी भाई। जो पवित्र उसको मानते हैं उनके लिए तो वाकई में पवित्र है। बिल्कुल, आपको विरोध करना है तो आप तुर्की का करिए, उसमें इस्लाम को, धर्म को क्यों ले आए। बिल्कुल सही बात है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है स्वीडन के इस हरकत के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।